के लिए इशू है। तो आज हमने एक पॉइंट रखा जो कि काफ़ी जो है वो थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर गया था पिछले दिनों। मेन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो सोशल मीडिया है उस पर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें, प्रोग्राम्स और रिक्वेस्ट और कुछ चीज़ें आई। तो हमने सोचा कि ये टाइम अच्छा है कि हम डिस्कस करें दोस्तों से कि ये इश्यूज जो हैं ये क्या वाकई हकीकत में हैं या इसकी कोई बेसिक वजूहात हैं। क्या हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है जो ग्लोबली हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं उनको कहा जाए कि इसे देखें। क्या पाकिस्तान में कोई एक्सेप्शन चीज़ हो रही है या क्या दुनिया में भी ये काम होता है। तो अगर नहीं होता तो फिर उनसे जो हमने सबक सीखा है उनसे आगाही की जाए। ठीक है, इस सिलसिले में हमारी डिस्कशन होगी, प्रेजेंटेशन विच इज़ गोना टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें स्टूडेंट्स भी हों और बिजनेस ग्रुप लोग भी हों, मैन्युफैक्चरर्स भी हों और जो है वो ट्रेडर्स भी हों। और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन RAC के जो सेक्टर्स की मीटिंग है वो मैंने माशाल्लाह ख़वातीन की परसेंटेज बहुत बेहतर पाई है। एंड दैट्स व्हाट आई वाज ऑलवेज बीन टेलिंग द सोसाइटी के यार हमें जब बाहर जाते हैं तो एक चीज़ जो अक्सर व बेशतर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिक्स इन योर कंट्री। तो हम कहते हैं जी 2%, 3% एंड समटाइम झूठ बोल के 5% कह देते हैं। यानी 5% पर भी हमें झूठ बोलना पड़ता है। बट आई एम ग्लैड एटलीस्ट कहा जा सकता है कि आज की नशिस्त में कम से कम 5 नहीं तो हमने कह दिया जी 5% है। तो ये जो है अच्छा है। दोबारा फिर अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और 32 जो है इसके बारे में जनरली फेक किस्म की जो बातें हो रही हैं कि ये एक्सप्लोड करता है, बस्ट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है या डैमेज हो जाता है। अब ये जितने भी 4, 5, 6 लफ्ज मैंने बोले हैं, अगर मैं इनकी डेफिनेशंस को अपने पास रखूं तो इसकी काजेज फिर डिफरेंट होती हैं। वो काजेज जो हैं उनमें एक ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पुअर हो, यानी क्वालिटी बेहतर ना हो, या उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं जिस पर वो डिजाइन किया गया है वो बेहतर ना हो, या जो आपकी किट आती है जिसे असेंबल किया जाता है वो उन स्टैंडर्ड्स की अडेरेंस ना करती हो जो कि IEC या ISO के स्टैंडर्ड्स हैं। उससे जो कोई इशू होता है तो वो बर्स्टिंग या ब्लास्टिंग या फटना उससे नहीं होता, वो एक ब्रेक हो जाती है, लीक कर जाते हैं, यूड लीक कर जाता है, कोई और पार्ट जो है वो मैल फंक्शन कर जाता है। वो प्रैक्टिस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की है जिसको जो कि हर किसी गैस में, वो 410 की हो, R22 की हो या इवन R290 की, विच इज हाईली फ्लेमेबल, जो ज्यादा फ्लेमेबल है। तो एक तो ये कि हमें सेग्रीगेट करना। पीछे थोड़ी सी आवाज। हाँ भाई दे दीजिए। वैसे मेरी कोशिश तो है कि मैं काफी ऊंचा बोलूं। हाँ माइक दे दीजिए, आई थिंक दैट्स लॉट बेटर। तो एक तो हमें ये सेग्रीगेट, ये हमें सेग्रीगेट करना है। दूसरा ये है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं टेक्नीशियंस की वो भी
ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। हमारी एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस जो है ये, कैन यू हियर नाउ? बेहतर है, वेरी गुड। एक हमारी प्रैक्टिस है जो बड़ी अनफॉर्चुनेटली मेनी कंट्रीज में, स्पेशल एशियन कंट्रीज में कुछ ये ज्यादा है। वो क्या है कि जब हम वैक्यूम करते हैं अपने यूनिट को, तो जो कंप्रेसर होता है उसको यूज करते हैं और वैक्यूम पंप का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि जो आपका कंप्रेसर है वो वर्चुअली ब्लास्ट कर जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर इस लेवल तक चला जाता है कि इट मे टर्न इनटू पीसेस, और जब वो पीसेस में जाता है तो जो नजदीक होता है उसके इंजर होने का या उसकी फेटेलिटी का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, ये इसका मतलब ये हुआ कि जहां मैंने पहले बात की कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिजाइन डिफेक्ट हो सकते हैं, जो कंट्रोल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका नॉलेज, उनका नो हाउ कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है और उसे एनहांस करने की जरूरत है। मैं थोड़ा अगर टाइम मिला तो बताऊंगा कि मल्टीलैटरल फंड जो है, जो पूरी दुनिया में जो इस वक्त तमाम कंट्रीज जो हैं उसके मेंबर हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, वो क्या क्या उन्होंने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान को क्या करना है और क्या मजीद करने की डायरेक्शन क्या है हमारी। ठीक, तीसरी चीज आ जाती है कि क्या वाकईतन ये जो फ्लेमेबल गैसेस हैं ये प्रॉब्लमेटिक है। बाय डेफिनेशन 290 जो है वो A3 है, बाय डेफिनेशन R32 A2L है, दोनों फ्लेमेबल है। ठीक, बाय डेफिनेशन फ्लेमेबल है, पर डज दैट मीन कि ये बिल्कुल ब्लास्ट करेगी या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जो हम सोचें कि हमें ये चीज घर में लगाने की जरूरत है या नहीं है? फिर एक सिंपल सा सवाल आता है कि गाड़ियों में बड़े बड़े सिलेंडर्स गैस के, LPG के पड़े होते हैं, वो चलाते हैं। घरों में हमारी खवातीन जहां काम करती हैं वहां पर भी गैस के सिलेंडर्स होते हैं। उसको भी छोड़ दे, जो नेचुरल गैस है वो भी है जिसकी क्वांटिटी किचन में कम से कम इतनी जरूर होती है, एक स्टेज के ऊपर अगर उसे प्रॉपर टाइम पे इग्नाइट ना किया जाए, जितनी के 1 टन या 1.5 टन या 2 टन का R32 का जो रेफ है और एयर कंडीशन है वो दे। अब रेफ पे जाते हैं तो उसकी सारी क्वांटिटी जो है इतनी स्मॉल क्वांटिटी होती है, इन लेस देन 100 ग्राम्स में चली जाती है। जब AC पर आते हैं तो कोई 0.6 kg से लेकर 2 टन भी तकरीबन 1.2-1.3 से ऊपर नहीं जाता। क्या 1.2-1.3 टन का AC अगर लगा हुआ है तो वो क्या इतना जो है पोल्यूट कर देगा एनवायरनमेंट को जिस कमरे में लगा हुआ है कि वाकई वो ब्लास्ट कर ले? अब जैसे ये कमरा है जिसमें हम बैठे हैं, वी हैव 2 or 3 ACs, ऐसे ही है ना, और माशाल्लाह काफी सारे लोग भी हैं। अब अगर हम इसकी क्यूबिक मीटर देखें और उसकी क्वांटिटी देखें 1 kg या 1.5 kg, तो इसकी जो डिसिपेशन है कमरे में वॉल्यूम के लिहाज से उसकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है। कोई इग्निशन उससे हो ही नहीं सकती बाय डेफिनेशन। अब बाय डेफिनेशन अगर नहीं हो सकती तो कौन फिर कहेगा कि हो गई है? ठीक, जबकि आधा स्प्लिट में मेन हिस्सा जो है वो बाहर है और इंडोर अंदर है। जो क्वांटिटी है
इंडोर में वो बहुत कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन विद द आउटडोर। प्रेज्यूम कर लेते हैं कि सारी की सारी अंदर आ गई। अब 1 kg क्या नुकसान कर सकता, पहले तो उसका जो स्प्रेड है, डिसिपेशन लेवल जो है वो क्या होगा, इन चीजों पर हम बात करेंगे। मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन पर आता हूं। हैं कि वर्ल्ड वाइड RAC यानी AC में स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या नंबर हैं जो इस वक्त, तो तकरीबन 2023 के जो नंबर है, दैट मीन्स लास्ट ईयर के, कोई करीब लगभग 1 बिलियन एयर कंडीशनर जो हैं दुनिया में जो है वो इंस्टॉल्ड है एज स्टॉक, यानी दुनिया में इस वक्त जो लगे हुए हैं करीब 1 बिलियन के करीब हैं। जो 2023 में जो यूनिट लगे हैं AC, उसकी तादाद को 114 मिलियन के करीब है, और उन 114 मिलियन में जो R32 के जो यूनिट लगे हैं वो करीब कोई 42 मिलियन के करीब, जो कि अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो इसका मतलब 2023 में जो यूनिट लगे हैं वो करीब दुनिया में R32 बेस्ड रेफ्रिजरेंट के लगे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये प्रॉब्लमेटिक है, अगर ये ब्लास्ट करता है, अगर ये फेलियर में किल कर सकता है, आग लगा सकता है, तो इतनी बड़ी परसेंटेज और इतनी क्वांटिटी में दुनिया ने इंस्टॉलेशन की इजाजत क्यों दी? हमारे यहां तो स्टैंडर्ड्स अभी बड़े अटकाई जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं बड़ा स्टार्ट है, बल्कि ना होने के बराबर हैं, बहुत कम है। अगर हैं किताबों में पढ़े हुए हैं, मिट्टी के नीचे दफन है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कम है। दुनिया में तो ये चीज बहुत, एक एक्सीडेंट हो तो 10 एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं, और जब तक पब्लिकली उसको डिफीट ना कर दिया जाए या डिसीजन ना निकाल दिया जाए, उस वक्त वो चैप्टर को क्लोज नहीं करते। ये था वर्ल्ड वाइड। अब चलते हैं पाकिस्तान में। भाई यहां बैठे हैं जो बेहतर गाइड करेंगे। पाकिस्तान में इसी तरह जैसे मैंने स्टॉक की बात की, इस वक्त पाकिस्तान में करीब 11 मिलियन के करीब एयर कंडीशन है। 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 1.44 मिलियन यूनिट इंस्टॉल हुए हैं। अब कोई सवाल पूछेगा कि 1.44 तो बड़ी फिगर लगती है। इसकी वजह यह है कि ये न्यू इंस्टॉलेशन है, और कुछ वो इंस्टॉलेशन है जो एंड ऑफ लाइफ में 10, 12, 13 साल की लाइफ के बाद ये रिप्लेस करने पड़ते हैं, नए लगाने पड़ते हैं। तो ये तकरीबन 1.4, 1.5 बिलियन के करीब हमारे 2023 में लगे, और इसकी जो रेशो बनती है वो करीब 32% बनती है। वेराज वर्ल्ड वाइज ये 37 था, लेकिन पाकिस्तान में हम थोड़ा सा बिट स्लो है। उसके बाद अगला एक आता है चीज कि टेक्नोलॉजी जब हम सिलेक्ट करनी है, अब एक सवाल है कि टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है तो उसके कोई बेसिस होंगे, कोई फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होगी कि क्या क्या चीजें ज़हन में रखी जाएं। एज अ यूजर हमें देखना है। मैन्युफैक्चर तो कहेगा कि R22 भी अच्छा है, R32 भी अच्छा है, वो कहेगा R410 भी अच्छा है, और जहां 290 है वो कहेगा 290 भी अच्छा, बिकॉज दे वांट टू सेल। अब देखने वाली बात यह है कि हमें जो चीज चाहिए वो ये कि इट शुड बी 0 ODP
ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल उसका जीरो, यानी कि जो इक्विपमेंट हमने खरीदना है वो R22 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि R22 पर बैन आ गया है 2030 में पाकिस्तान में। इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हम करते नहीं है, वो बैन लग जाएगा। तो आफ्टर 2030 इस कंट्री में किसी को ना कोई कोटा मिलेगा, ना कोई इंपोर्टर जो है वो ला सकेगा। इलीगल ट्रेड की मैं बात नहीं करता, वो हो जाए तो कुछ नहीं कहा। इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट जो है उस पर मिनिमल इम्पैक्ट हो। इसका मतलब कि जो केमिकल या जो रेफ्रिजरेंट जिसका GWP मिनिमल है, जीरो है, तो आइडियली बेस्ट है, उससे तो अच्छी चीज कोई नहीं है। 2, 3, 4, 5, 50 के अंदर है, वो भी आइडियली गुड है। बट अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया में इस वक्त रेफ्रिजरेंट अवेलेबल हैं, उनकी पोजीशन कुछ इस तरह है कि या तो नियर टू जीरो हैं और वो फ्लेमेबल हैं, यानी अच्छाई है कि वो जीरो हैं या नियर टू जीरो हैं, इन 2, 4, 5 के अंदर हैं GWP, बट उनकी वो सारे के सारे फ्लेमेबल हैं। और जो बेस्ट कैंडिडेट बनता है वो जाके R32 आ जाता है, जिसका GWP 675 है। बट देन व्हेन वी कंपेयर विथ द अदर ऑप्शंस, यानी R22 जो कि करंटली चल रहे थे, वो 2000 से ऊपर GW के हैं, और जो 410 है वो भी 21-2200 से ऊपर के हैं। सो देयरफॉर अगर हमारे पास चॉइस है तो या हम फ्लेमेबल पर जाएं और मे बी A3 पर जाएं, या हम A2L पर जाएं जिसकी GWP 675 है। एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, बिकॉज कूलिंग हमारी रिक्वायरमेंट है, और जैसे इस वक्त ग्लोबल टेम्परेचर रेस करता जा रहा है, तो ये टेम्परेचर बढ़ने से कूलिंग रिक्वायरमेंट उन कंट्रीज की जो क्लासिफिकेशन A2 ग्रुप में आते हैं, यानी जहां जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ज्यादा है, या उसका जो हेड कंट्री कहलाते हैं हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, वहां रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। सेफ्टी चाहिए। अब अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं, वो चीजें जो फ्लेमेबल हैं उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। अब सेफ्टी का मतलब ये है कि आग जब जलती है, अगर उसमें आप एक कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फैल जाती है, कंट्रोल रखेंगे तो वो सेफ रह जाती है, आपके लिए यूजेबल चीज हो जाती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगली चीज होती है कि अगर कोई ऐसी चीज जिससे आपका डिजाइन में मटेरियल कम लगे, या कॉस्ट मटेरियल जो है वो लेस प्राइस का लगे, तो वो भी आपकी एक सिलेक्शन है। ये तो होगी मैन्युफैक्चरिंग में। पर अगर मैन्युफैक्चर कोई चीज हो भी जाती है और अगर स्किल ही नहीं है, टेक्निकल नो हाउ ही नहीं है उसे ऑपरेट करने की, उसे मेंटेन करने की, उसे इंस्टॉल करने की, उसे एंड ऑफ लाइफ ट्रीट करने की, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड पर गेट पर एक अच्छी चीज फैक्ट्री के मिल गई और उसके बाद 10 साल 12 साल जो उसकी ऑपरेशन वाली लाइफ है उसमें आपको अगर सर्विस अच्छी नहीं मिली, तो फिर अगले जो पार्ट है जैसे एंड ऑफ लाइफ का है, जिसे डिस्ट्रॉय करना है, वो भी अगर सर्विस ना मिली तो वो उससे जो पोल्यूशन दुनिया में आएगी वो भी एक कंट्रोलेबल नहीं रहेगी। इसी तरह कोड्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, बिल्डिंग कोड्स एंड सेफ डिजाइन्स है हाई एम्बिएंट कंट्रीज के लिए, एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह, ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत है। अगर ये एग्जिस्ट करती हैं, रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो बायर आसानी से खरीद लेगा। अगर बायर को पता है कि मेरी रेगुलेटरी पोजीशन जो है वो जीरो है, अगर मैं कोई चीज बस्ट कर जाती है, फट जाती है, नुकसान हो जाता है, ना मैं मैन्युफैक्चरर को पकड़ सकता हूँ, ना मैं ट्रेडर को पकड़ सकता हूँ, ना मैं सर्विस मैन को पकड़ सकता हूँ, तो वो प्रॉब्लम है। और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स अगर नहीं है, कोड्स नहीं है, ऑपरेशनल कोड्स नहीं है,
तो टेक्नीशियंस कहेगा जी मैं किन कोड्स को फॉलो करूं। अब मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स अगर एप्लीकेबल इन द कंट्री है तो मैन्युफैक्चरर कहेगा जी जो मेरे स्टैंडर्ड मुझे समझ आए वो मैंने कर दी है, जब आपने इसको अडॉप्ट ही नहीं किया तो मैं कैसे आगे चलूं। तो ये एक पार्ट है जो देखना है कि जो खरीदार है वो उसको सामने रखे। अब आ जाती है बात कि मैन्युफैक्चर जो एसी में अब छोटा जो मीडियम साइज है जिसे मैं स्प्लिट एसी कह लूं, विंडो एसी कह लूं, नॉर्मली वो R22 और R410 के बनते थे। स्टार्ट में R22 बनते थे, फिर वो कन्वर्ट हो गया तो R410 पर आ गए। अब ये दोनों जो हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में जाने के दो अप्रोचेस है। एक तो यह कि स्टेज कन्वर्शन कर ली जाए। स्टेज कन्वर्शन का से मुराद है कि यू गो टू R32। दूसरा यह है कि आप जंप कर जाएं डायरेक्ट कन्वर्शन पर, आप 290 पर ले जाएं या HFO पर चले जाएं, ओलेफिन्स जो है, ठीक है। ये हाँ ये स्टूल तो ये इसकी अप्रोचेस हैं दो कि आप स्टेज कन्वर्शन पर चले जाएंगे डायरेक्ट। पाकिस्तान के पास चॉइसेस थे। R22 जब आया तो मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया कि जी ये R22 जो है फलां तारीख को मिलनी खत्म हो जाएगी, आप आए। इत्तेफाक की बात है कि मार्केट जो ट्रेंड था, जो एप्लीकेशन थी, वो 410 बहुत अच्छी थी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई, उसने मैन्युफैक्चरर से खुद कहा कि भाई आप पैसों का भी इंतजार ना करें या किसी चीज का भी, तो आप 410 पे चले गए। तो कुछ लोग 410 पे चले गए। अभी 410 की शक्ल बनी थी कि ये कगाली आ गई और कगाली के टाइम टेबल आ गया। पहला कन्वर्शन फैक्टर जो है वो ग्रुप 1 में जो था 2028 का था, जो ग्रुप 2 है पाकिस्तान उसका 1932 में था। इस तरह के वो स्टेज फेज डाउन प्रोग्राम्स आ गए। तो उन फेज डाउन प्रोग्राम्स को सामने रखते हुए और मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए, चाइना क्योंकि तेज रफ्तारी से R32 पे जा रहा था और वहीं से किट आती थी, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने R32 जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। अब 410 भी बनता है और R32 भी। R22 हार्डली 1, 2, 3, 4% से ज्यादा नहीं है, एक आध कंपनी है। बाकी 32% जो है वो आपके R32 हो गए, तो जो रिमेनिंग है वो आपके 410 पे चलते हैं। बट दैट टाइम इज नॉट फार ऑफ, जबकि ये R410 ने जब फेज आउट होना है तो ये भी निकलेगा। अब मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके पास दो चॉइसेस है। वन कि वो एट देयर ओन कॉस्ट चले जाएं। टू, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्वर्जन है वो R32 पर बाय देम चल जाने की बजाय मल्टीलैटरल फंड से पैसा ले ले। उसमें एक प्लेयर था डॉलेंस, उसने R32 पर चला गया। इनफैक्ट वो स्टेज प्रोग्राम पहले उसने डायरेक्ट कन्वर्शन 290 से एग्री किया, बट इवेंचुअली जब देखा कि रेगुलेशंस फॉर द फ्लेमेबल चीजें जो हैं वो अभी नहीं आई, तो उसने फिर उसको रिकंसीडर करवा के R32 पर आ गया। अब वहां R32 की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक, इनकी करैक्टर्स, ये एकेडमिक में बात करूंगा क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि ये जो R32 है ये इसका कंपोनेंट ये HCFC क्लास में जाता है और बाकी जो है HFCs में द लास्ट वन जो है वो प्रोपेन में जाता है। प्रोपेन ये लास्ट टू जो है 290 और R1270, इनका आगे GWP है और आगे इसकी सेफ्टी क्लास है। सेफ्टी क्लास में जो A3 क्लास है वो आपकी जो है हाईली फ्लेमेबल क्लास कहलाती है। A2 जो है मॉडरेट फ्लेमेबल है
और 1 जो है वो नॉन फ्लेमेबल है, और आपकी जो A2L क्लास जो है वो लो फ्लेमेबिलिटी में आती है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के ये जो हमारे पास अल्टरनेट रेफ्रिजरेंट्स हैं वो इस तरह के कुछ हैं। अब चलते हैं R410। जाहिर है कि जब अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल हो, सेफ्टी हो, उसकी जो लाइफ साइकिल जो क्लाइमेट जो है इम्पैक्ट जो है वो एडवांटेजियस होना चाहिए, जो है जो उसकी परफॉर्मेंस इकोनॉमिक बेहतर होनी चाहिए, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन जो है उसको वो फुल कवरेज देता हो। तो ये 410 का जो यूनिट जो इस वक्त कंपैरेटिवली ज्यादा मिकदार में है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली फिर आपने डिसाइड करना है, मैन्युफैक्चरर ने और बायर ने, कि मैंने एक्चुअली जाना किस पर। डू आई नीड टू गो टू 410 और डू आई नीड टू गो द अदर अल्टरनेटिव्स व्हिच आर अवेलेबल। इसमें यह है कि इसके ऑपरेटिंग प्रेशर ज्यादा होते हैं, अराउंड 50 to 60% हायर देन HCFC 22 से होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रेशर ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसमें इसकी जो डिजाइन है वो उस प्रेशर के मुताबिक आपको करनी पड़ेगी। इसकी जो फिजिकल जो थर्मो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसका डिजाइन जो है वो जनरली कम्पैक्ट होता है, लेस मटेरियल लेता है। इन्वर्टर टाइप टेक्नोलॉजी में इट हैज शोन अ बेटर परफॉर्मेंस, तो वो इस्तेमाल हो गया। सिस्टम डिजाइनर जो है जब इसको डिजाइन करते हैं तो हायर ऑपरेटिंग प्रेशर की वजह से ये डिजाइन चेंज करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो थिकनेस वॉल की है, कंप्रेसर्स की और शेल की और प्रेशर वैसा, ये आपको थिक बनानी पड़ती हैं कंपेरेटिव, अगर हम R22 से कंपेयर करें। इसमें R410 जो है ये वायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेस वायबल है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने जैसे कहा कि जब कगाली इम्प्लीमेंटेशन होगी तो 410 को बैन होना है। जब 410 को बैन होना है तो लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ ना लगाएं जो इवेंचुअली बैन होनी है, ताकि ये ना हो कि कुछ अरसे बाद उन्हें वो केमिकल मेंटेनेंस के लिए ना मिले। तो इस पर ये एक, और इसका क्योंकि GW हाई है तो 2088 के करीब है, तो ये जो है वो एज गुड ऑप्शन नहीं कंसीडर किया जाता। अगर आप उसकी वो जो देखें तो उसमें आपको इसका जो LCC परफॉर्मेंस जो है, लाइफ साइकिल क्लाइमेट परफॉर्मेंस जो है वो वीक नज़र आती है व्हेन कंपेयर्ड विद R22। तो बाकी चीज़ें तकरीबन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी एफिशिएंसी के लिहाज से, ओजोन प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कैच करता है, ये मैच करता है R22 से। ये R32 का है। अब R32 जो है ये एज आई सेड पिछली स्लाइड्स में, R32 इज अ रिप्लेसमेंट फॉर R410 और इवन R22 ड्यू टू इट्स मीडियम, वो 675 का GWP है। 410 जो है ये रीडिजाइन किया जा सकता है फॉर HFC 32, बट क्या है, विद मॉडिफिकेशन एंड एडिशनल सेफ्टी ड्यू टू क्लास 2 फ्लेमेबिलिटी। उसको यानी हम एडिशनल सेफ्टी से जो है इसको रीडिजाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यानी लोगों को इतनी मुश्किल नहीं हुई कि जो R410 का डिजाइन था उसे स्लाइट मॉडिफिकेशन से उन्होंने R32 को ऑप्ट कर लिया, जो डिजाइन प्रोवाइड करते हैं हमारे जो कंपनीज हैं। इसी R32 जो प्रोड्यूस है, क्योंकि ये बहुत सारे, जैसे अभी क्वांटिटी हमने बताई थी 42 मिलियन जो है, तो इसका मतलब जाहिर है कि जो जहाँ कर गर्मी ज़्यादा है, जहाँ हाई टेम्परेचर है, उन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा है।
इनमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका ज्यादा है। ये आपका HC290 है, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये है स्टोरी फॉर टुमारो। आज से 5 साल पहले जब भी मैं बाहर जाता था तो ये बहुत एक्टिव स्टोरी होती थी, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग जी बस R290 को लेकर आना है। तो जब हम बात करते थे कि भाई ट्रेनिंग कहाँ है, स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, गाइडलाइंस कहाँ हैं, टेक्नीशियंस की सर्टिफिकेशन कहाँ है, टूल्स एंड इक्विपमेंट कहाँ है, रिकवरी मटेरियल कहाँ है, रिकवरी के इक्विपमेंट कहाँ है, वोकेशनल जो स्कूल्स हैं या नेफ्टेक के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी है कि वो ये ट्रेनिंग दे सके लोगों को। जब R32 अभी उसका स्टैंडर्ड एडेरेंस नहीं हो सकी तो 290 पर कहां जाएंगे। तो वी सेट के हम क्योंकि हम हाई एम्बियंट में है तो हमने ऑप्ट किया कि ग्रुप 1 की बजाय ग्रुप 2 में चले गए। ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, या यू नेम ऑल दीज कंट्रीज, इवन अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, उन्होंने इसको ऑप्ट किया और इन्हें उन्होंने 4 साल का ग्रेस पीरियड दे दिया। यानी अगर बाकी आर्टिकल 5 कंट्रीज ने फेज डाउन करना है 85% 2042 में, तो हमें 4 साल का मार्जिन देकर उन्होंने कहा ये लिमिट जो है आप 2046 में आफ्टर अ लैप ऑफ 4 ईयर आप ये कर लें। इसमें जो एक सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि पहले इसकी इजाजत थी सिर्फ 150 ग्राम की, फिर ये बड़ी डिबेट हुई। ये खास तौर पर इसका जो स्टैंडर्ड था IEC का वो इवेंचुअली उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 1 kg, एक्चुअली वेरी प्रिसाइजली इट इज 988 ग्राम्स जो है वो आप स्टैंडर्ड स्प्लिट AC में अप टू डाल सकते हैं। इससे जो है कोई मसला नहीं, यानी आप लगाएं और वो जो 290 की गैस अगर आती है इस क्वांटिटी में, एक जो स्टैंडर्ड साइज का कमरा है तो उसमें ये डिसिपेट होती है तो ये फ्लेमेबिलिटी इसके बाहर आ जाता है। बट अभी क्योंकि ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटीज में हमारे टेक्नीशियंस जो हैं उन्हें ज़रूरत है, उनके टीचर्स को भी पढ़ाने की ज़रूरत है। एज आई सेड देयर आर डजन्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट मैंने अभी आपके सामने बोली हैं। जब ये चीज़ें मिल जाएंगी, लोगों के पास कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो इवेंचुअली वो जो पिछली स्लाइडें देखी हैं जिसमें फिर वो डायरेक्ट आप जंप करेंगे या स्टेज करेंगे R32 से 290 पर जाएंगे। बट इवेंचुअली द वर्ल्ड हैज टू गो टू दैट डायरेक्शन। इसके पास एक अल्टरनेट और भी था कि 1270 ओलेफिन कर ली जाए, लेकिन उसमें अमेरिका चाहता था कि वो आए। ये बड़ी देर जंग रही है अमेरिका की द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप खास था, यूरोप कहता था कि नहीं, इवेंचुअली अगर जाना है तो 290 32 290 पर जाए, तो वो कहता था नहीं HFO पे चले जाए। लेकिन HFO की रिसेंटली जो स्टडीज हुई हैं उससे जो है वो ह्यूमन हेल्थ पर उसका असर है, एंड फॉर दैट मैटर इसको अब जो है वो लो प्रायोरिटी दी है और अमेरिका ने भी अपनी पोजीशन को काफी हद तक विड्रॉ कर ली, बट स्टिल दे आर वर्किंग। ये आपका इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट है। ये जब हम कहते हैं ना लाइफ साइकिल क्लाइमेट परफॉर्मेंस है, तो आप ये देखिए कि जो मैं एक की बात करता हूं और दूसरे को कंपेयर करूंगा 22 को 32 के साथ, कि उसकी डायरेक्ट एमिशन जो है वो 2009 है और R32 की एक टिपिकल साइज के अंदर उसकी है 554। ठीक है, इनडायरेक्ट एमिशन जो पूरी लाइफ में उसने इनडायरेक्ट एमिट करना है वो 10,200
76 जो है इक्विवेलेंट CO2 इमिट करना है और ये 7600 करता है। तो टोटल अगर आप देखें तो R22 और R32 में पूरी लाइफ में तकरीबन ये 12,000 वर्सेस 8,000 आ जाती है। गोया 4,000 का डिफरेंस एनवायरनमेंट पे पड़ता है अगर हम R32 पर जाएं। अब जाहिर है कि अगर जब आप 1 बिलियन एयर कंडीशंस को अब आप इसकी जो इम्पैक्ट है ऑन द क्लाइमेट ट्रांसफर करेंगे तो इमेजिन करें कि इवन जो 4,000 यूनिट की CO2 गैस की जो इक्विवेलेंट की सेविंग है इज ड्रामेटिक, बट जब 290 पर चले जाएंगे तो ये करीब कोई अनदर 2,000 का एडवांटेज दे देगा। गोया हम आधे पर चले जाएंगे और अगर हम आधे पर जाते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं उसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, वो मिल जाएगी। हम अब कितनी, अब हमारा जो टाइम सेट किया है 2042 या 2046, जबकि जिस तेज रफ्तारी से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ये एंटिसिपेट किया जा रहा था जब ये अर्ली स्टेजेस में, जब मैं ये इन कॉन्फ्रेंसेस में बयाना वगैरह भी जाता रहा हूँ और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में, तो ये वो कहते थे 2050 में 1.1 डिग्री का 1.25 डिग्री का आ जाएगा और बाय द एंड जो है वो 2 डिग्री पर चला जाएगा। अब जो विजुअलाइजेशन है कि 3.5 डिग्री बढ़ जाएगा, आधा डिग्री अभी बढ़ा है। एंड आपने 2022 का जो आपने डिजास्टर पाकिस्तान में देखा है, जो कि 3/4 ऑफ द होल कंट्री वाज अंडर द वाटर। तो इमेजिन करेंगे जब 3.5% बढ़ जाएगा तो कितने आयरलैंड जो है वो पानी के अंदर चले जाएंगे, कितने सिटीज जो सी लेवल के साथ, सी के साथ है, वो पानी के अंदर चले जाएं। और बाकियों के साथ क्या होगा? यही वो चीज है जो हमें मजबूर करती है कि हम सोचें कि हमने क्या 32 पे जाना है, 290 पे जाना है, क्या हमने बातों पे तवज्जो देनी है, क्या वाकई वो प्रॉब्लम है, जो कि मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूं। अब आ जाती है बात आपकी सीजनल परफॉर्मेंस, ये कूलिंग की डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, मैप्स हैं, और किस्म की चीजें हैं। तो ये R32 जो है ये कूलिंग सीजनल परफॉर्मेंस बेस्ट देता है। उसके बाद 410, उसके बाद 422, 200, 290 क्योंकि मेरा कैंडिडेट नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। और इसमें एनर्जी सेविंग जो है R32 में कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो मैं अगर ये R32 कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कह रहा कि R32 को मैं सेल करना चाहता हूँ। We as United Nation experts, we are technology neutral. हम किसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, ना हमें करने की इजाजत है। हम अच्छाई और बुराई बताएंगे कि इसकी अच्छाई है और इसकी बुराई है, और यही चीजें जो मैं बता रहा हूं और यही चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब आ जाते हैं पीक पावर कंजम्पशन। पीक पावर जिस पर आपका लोड जो होता है कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम होता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। पीक चार्जेस जो होते हैं वो आम ऑर्डिनरी टाइम से करीब जो है वो 1.2, 1.3, 1.4 टाइम्स एक्सपेंसिव होते हैं। तो पीक पावर जो है वो R32 की कम है, तो ये उससे की वजह से भी ये दुनिया में इसको प्रेफरेंस दी जाती है। अब आ जाती है फ्लेम का बिहेवियर क्या है। ये वो चीज है जो बड़ी अफवाहें मुफ्त में उड़ा रहे हैं। मैं लोगों से भी सुनता हूं और सुनने की कोशिश करता हूं कि कोई एविडेंस हमें मिले जिस पर हम फर्दर दुनिया को कहें कि वो रिसर्च करें। ठीक,
ये स्लाइड्स आप सब अपने पास रखें, अगर आपके पास मौका हो बेशक यू कैन टेक द पिक्चर्स कि बिहेवियर ऑफ फ्लेम क्या है। बिहेवियर ऑफ फ्लेम में ये है कि जो बर्निंग वेलोसिटी है जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी मींस जो बर्निंग चलती है, क्लास A3 जो है जो जिसमें 290 आता है वो 39 है, A2 जो 152A है एग्जाम्पल वो 23 है, A2L ये ग्रीन कलर में जो है ये आपका R32 है और इसकी जो है वो 6.7 है और जो B2L अमोनिया है उसकी 7.2 है। तो बर्निंग वेलोसिटी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इनमें इसकी बर्निंग वेलोसिटी मिनिमम है, राइट। अब आ जाती है हीट ऑफ कंबस्चन कि जब कंबस्चन होती है तो उससे हीट क्या है मेगा जॉल्स पर केजी, केजी को अगर आप जाते हैं तो क्या हीट मिलती है। इसी तरह मैं फिर चलूंगा कि R290 में 46 यूनिट मिलते हैं, A2 में 16 मिलते हैं और R32 में ये 9 है और अमोनिया के लिए ये 19 है। अब मैं कंक्लूड करूंगा बिफोर आई गो टू दिस कंबस्टन स्टेट में कि 2L रेफ्रिजरेंट डू नॉट हॉरिजेंटली प्रोपोगेट, यानी ये हॉरिजेंटली प्रोपोगेट नहीं करता। ये क्या करता है, ड्यू टू देयर लो बर्निंग वेलोसिटी additionally heat of combustion of R32 is low and the range of any impact by the flame is limited। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें तस्वीरें हैं, आप ये देखें कि जब R290 है तो वो ग्लो करता है, वर्टिकली फ्लेम अप जाता है। R152 ये फ्लेम लार्जली प्रोपोगेट करता है, निकलता है बाहर को। R32 का जो फ्लेम है ये हीट जनरेट करता है बट इसका फ्लेम जो है डिप्रेसिव है, उसमें आपको कोई नई चीज नजर आ रही। अमोनिया ये जो है इससे फ्लेम प्रोपोगेट होता है और फ्लेम जो है वो कंपैरेटिवली बल्क, क्योंकि होता भी ये लार्जर क्वांटिटी में है तो ये बल्क नजर आता है इन कंपैरिजन विद दी 152। अब अगली स्लाइड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोग कहते हैं जी कि इग्निशन इग्नाइट करता है, यस इग्नाइट करता है, बट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट, उसका इग्निशन का लेवल क्या है। मैं इसके पहले तो वैल्यूज आपसे साथ शेयर करूंगा। वन इज दी लोअर फ्लेमेबल लिमिट है जिसे हम LFL कहते हैं, अपर फ्लेमेबल कहते हैं HFL, और बर्निंग वेलोसिटी जो मैं पहले बता चुका हूं, और उसकी जो मिनिमम इग्निशन एनर्जी है जो उसको इग्नाइट करने के लिए चाहिए वो लास्ट कॉलम में बता दी। अब अगर आप 290 को देखें तो इसकी सबसे कम है 0.2, यानी ये इसको आप इतनी सी भी होगी तो ये जो है वो उसको इग्नाइट कर देगा। वेयरएज कि अगर हम वापस आ जाते हैं R32 पर तो इसका 15 है जो कि बाकियों की निस्बत R290 की निस्बत ये जरा ज्यादा इग्नाइटेबल है बाकियों की निस्बत। अब इग्निशन होती कैसे है, सबसे पहले आग लगने के लिए हवा का होना जरूरी है, ऑक्सीजन होगी तो होगी। अगर इस कमरे में ऑक्सीजन की बजाय मैं इनर्ट गैस नाइट्रोजन भर दूं, अब जो मर्जी इग्नाइट करते जाएं कुछ भी नहीं होगा। तो एयर वेलोसिटी चाहिए लोअर देन द बर्निंग वेलोसिटी। अगर मोर देन बर्निंग वेलोसिटी है
तो फिर जो है वो उसको, अब वो वाला जो लास्ट सर्कल है वो आपको वो बाहर निकल जाएगा, लोअर होगी तो अंदर आता जाएगा। ये एक और चीज जो है कि सोर्स होना चाहिए। अगर सोर्स होगा तो फ्लेम पकड़ेगा, और सोर्स नहीं है, और अगर जितना दूर सोर्स होता जाएगा वो कम होता जाएगा, जितना नजदीक होता जाएगा फ्लेमेबिलिटी उसकी यानी इग्निशन बढ़ जाएगी। तीसरी चीज है कि कंसंट्रेशन अगर उसकी हायर है देन दी लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है 13.3%, यानी 13.3% से अगर कंसंट्रेशन हायर है तो ये इग्नाइट हो जाएगा। अब हमने एक थोड़ी देर पहले सवाल किया कि 1 kg अगर पूरे का पूरा गैस इस कमरे में एयर कंडीशन से आ जाती है, और ये कमरा प्रेज्यूम कर लिए कि 12 फुट बाई 12 फुट बाई 10 फुट का है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 kg से क्या 13% बनता है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो गैस आ जाती है और वो आकर पूरे स्प्रेड हो जाती है तो वो उसका लिमिट जो है वो LFL से क्योंकि कम है, लिहाजा इसके इग्नाइट होने के चांस कम हो जाते हैं। ये चीज जो है ये जैसे बाहर गई, ये बाहर गई, ये बाहर गई, ये एक डॉट बन जाती है। जितना ये कंड्यूसिव होंगी ये बढ़ता जाएगा, ये जैसे नजदीक ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये पार्ट, तो ये बड़ा एरिया बन जाए तो इग्निशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो गैसें इग्निशन का बिहेवियर बड़ा करती है, यानी ये वाला रेडी सा जो पार्ट है इसको बड़ा करती है, वो ज्यादा इग्नाइटेबल है, जो कम करती हैं वो लेस इग्नाइटेबल है। तो ये कंपैरेटिवली क्योंकि ये इनकी फिगर्स हैं, इससे यू कैन सी कि ये लेस इग्नाइटेबल है। अब मैं आई एम गोइंग टू आस्क स्टूडेंट है, कैन एनीबॉडी रीड इट फॉर मी? आप भाई अगर आप पढ़ दें चलें, या एनी वन ऑफ यू, बेटा आप पढ़ दें। कैन यू रीड दीज टू थिंग अ बिट लाउडली, जरा ताकि लोग भी सुने। गो अहेड। ब्रेक लगाएं। क्या आपने कहा कि R32 कैन नॉट बी इग्नाइटेड बाय यूजुअल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ये जो एक हवा हमने बनाया था कि स्टैटिक चार्ज होगा तो ये ऐसे होगा, नो। आगे बेटा पढ़िए। ग्रेट। अब हम ब्रेक लगे। ये भी एक लोगों का कहना था कि जी कमरे में स्विचेस होते हैं, ऑब्वियसली जब आप स्विच करते हैं तो ये हमेशा स्पार्क होता है, हमेशा। आप देख नहीं सकते बट स्पार्क हो रहा होता है जब भी आप करें। या इवन लोहे का दरवाजा और लोहे की चुगाट है, अगर आप बंद करते हैं तो तब भी ये आप स्पार्क होता है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये अगर चीजें हों भी, ये चीजें अगर हों तो R32 स्पार्क नहीं करता, इग्नाइट नहीं होता। यानी ये वो कंडीशंस हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि नहीं होता। अब आ जाए नेक्स्ट प्लीज। ये लास्ट पैराग्राफ उन लोगों के दोस्तों के लिए है जिससे वो कहते हैं जी कि स्पार्क हो गया, ब्लास्ट हो गया। इवन अगर आप इंटेंशनली भी अटेम्प्ट करें, आप R32 को चलाएं, लीक करें, काट के नीचे आप इग्नाइट करें, नीचे खुद इंटेंशनली आप जला रहे हैं तब भी स्पार्क नहीं होता, राइट। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप
माशाल्लाह सारे ये अब खुद देखें, फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये मैन्युफैक्चरर जो हैं और भी बहुत सारे, दे कैन कम फिजिकली इंस्टॉल करके, काट के, इग्नाइट करके वो आपको दिखाएंगे कि कुछ नहीं होता। एंड ये सैकड़ों जगह पर ये प्रूव करके इन लोगों ने बताया है, ये जो रिसर्चर्स हैं। ये चंद चीजें थी जो मैं शेयर करना था, विच आई टुक योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल? मुझे अभी तक कोई एक केस ऐसा नहीं नजर आया जिसमें मैं ये कहूं कि ये रेफ्रिजरेंट का प्रॉब्लम था, नॉट टू माय नॉलेज। और मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को पता है तो आप इस वक्त एशरे यहां बैठा है, सोसाइटी यहां बैठी है, दे आर हेयर टू प्रोटेक्ट योर राइट। आप उन्हें रेफर करें, उन्हें कहें कि इन्वेस्टिगेट करें। जितनी इन्वेस्टिगेशंस आई हैं कराची की, फैसलाबाद वगैरह की, उसमें इवेंचुअली वो नहीं कोई बता सका। देखिए बात यह है कि पाइप आपने खुली छोड़ी है गैस की, घर के अंदर गैस आ गई है, किचन से होती हुई गैस कमरे में आ गई है, कमरे में आ गई है, उसने आकर इग्निशन क्रिएट की है, तो वो 1 kg नहीं बोल रहा, वो जो गैस आई है वो बोल रही है। अब बात देखने की है, अगर कोई कहता है ये हुआ है, तो वहां पर ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनका बिजनेस है। ये जो स्टैंडर्ड्स वाले हैं, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करवाते हैं, जो बनाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाकर चेक करें, देखें, भालें। अगर एक भी केस होता तो अभी आपने जो पहली स्लाइड देखी है, तो जो 42 मिलियन यूनिट्स लगे होते हैं, वहां तूफान न खड़ा हो जाता। पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान को तो अगर इस वक्त सिस्टम में देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1.5 मिलियन यूनिट इस वक्त लगा होगा, क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों में ही आए हैं। हाँ, 10 साल बाद ये बहुत ज्यादा होंगे। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं हुई वजह क्या है। इसकी वजह ये है, नंबर 1, कि हमारे जो टेक्नीशियंस है उसको उन्होंने, मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो लिबर्टी नहीं दी कि वो इंस्टॉल करें। कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमारे हजरात ऐसे हैं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखी हुई है। वो वर्कशॉप जो उनके ज़ेरे असर हैं, फ्रेंचाइजीज हैं या ओन करते हैं, वो उनसे लगवाते हैं। जब वो लगवाते हैं तो जब दूसरों का आप हक छीनते हैं तो ये जाहिर है कि वो चीखेगा। मेरी कुछ मैन्युफैक्चरर से बात हुई, दे एक्सेप्टेड, दे रिकॉग्नाइज्ड कि ये उनकी प्रॉब्लम है एंड दे नीड टू रिजॉल्व इट एंड दे हैव टू रिजॉल्व इट। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई भी बेस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी, उसको भी फेल करना कोई मुश्किल नहीं होता। एक बात। दूसरा उन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसे भी साथी हैं कि उन्होंने ट्रेडर्स का हक छीन लिया। वो क्या था कि R32 की इंपोर्ट जो थी, क्योंकि R32 इस वक्त कोटा पर नहीं है, आ जाएगा अगले साल या हो सकता है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आ जाए। उन्होंने क्या किया, वो कोटा क्योंकि है नहीं, लिहाजा मोनोपोलाइज कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो ले आए। अब वो ले आए हैं और लाने के बाद वो अपनी टर्म्स पे मार्केट में देते हैं। जो ट्रेडर हैं वो नाला हैं, वो भी इस चीज के अगेंस्ट है, वो दे डोंट लाइक। ये भी हमने पॉइंट उनसे रेज किया। और ये पीमा वाले जो हैं उस पर भी ये बात गई है। अभी ये बात शायद मेरी इनके साथ दोबारा है जी।
एक सर्कुलर आया एक इंग्लिश में और उर्दू में, बट दैट्स नॉट एन एडिक्वेट। वो मैंने उनसे यही कहा था जो उनके बीमा के हेड हैं कि यार कोई इस पर आप ज़्यादा एम्फेसिस दें, जो इसकी जो कॉजेज़ हैं उन कॉजेज़ को ख़त्म करने की। जब मैन्युफैक्चरर्स आपके मेंबर हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करें ना, हर चीज़ अपने पास ना रखें, जिसका रोल है उसको दें ताकि वो हर बंदा अपना अपना हिस्सा की कमाई करे। जी। और आपने कहा था कि कंप्रेसर से वैक्यूम करने से भी पौधे हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा हो सकते नहीं है, होते हैं। मैं आपको क्या करूंगा कि मैंने एक पेपर आपको भेजा था, फॉर्म नहीं था वो, एक पेपर था जिस पर वो अच्छा दूसरे आप ऐसे कीजिए कि आप वो लें और आपका जो कोई मैगजीन है उसमें हाफ पेज चीज है वो लिखें और डालें। ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं ये टीएप ये टेक्निकल ग्रुप है दुनिया का जो इन चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करता है, ये उसका रिपोर्ट है। और ये बहुत थॉरो स्टडीज के बाद आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स जो दुनिया के हैं तब ये रिपोर्ट में आता है। तो वो भिजवा दीजिए तो आंसर आपको वो मिल जाएगा। जी आप थे कुछ सैटरडे को एक पैराटाइम में वर्कशॉप हुई, मैंने खुद ये प्रैक्टिकल किया, उन्होंने करवाया, लेकिन इसके ऊपर तो यार शायद आप देखो तो मैं लेफ्ट सिलेंडर खोल के हमने वेल्डिंग बत्ती की ताज उसके आगे की एल ये जो 32 में, लेकिन आग नहीं लगी। लेकिन हर यूनिट के ऊपर एक लोगो बना होता है कि इसको आग लग सकती है, कंप्रेसर के ऊपर भी, यूनिट के ऊपर भी, वो क्यों बना होता है? दुनिया में सबसे कम प्रॉब्लमेटिक मेडिसिन कौन सी है? पैनाडोल है, एग्री करते हैं? उसे जाके पढ़ें, उसमें लिखा होता है इट कैन कॉज डेथ। ये मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, ये अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये कंडीशंस डालनी पड़ती हैं। पहले दिन में था, लेकिन जब मैंने अपने हाथों से किया और वहाँ पे 40 के करीब टेक्नीशियन थे, मुख्तलिफ इंस्टॉलर, उनके ट्रायल, वो सारे हैरान हो गए कि हमने जो आपकी ये सवाल मेरे वाला उनसे पूछा, तो उन्होंने भी आगे से कोई बाएं कर दी कि वैसे ही हम लगा देते हैं कि इसको आग लग सकती है। उन्होंने कहा जी अब लग नहीं रही, एक बरूद है उसको हम वैसे आग नहीं लग रही, जब उसको सेबे में बांध दे तो फिर वो फट सकता है, वैसे आग नहीं लग रही, जब किसी में डाल दे तो वो फट जाएगा। ये क्या बात हुई? तो वहाँ पे वो चुप हो गए। जी और जो ब्लास्टिंग या प्रेशर के साथ होती है, हाई प्रेशर कंप्रेसर फट जाता है, तो इसके अंदर जैसे गाड़ी के एसी के अंदर भी सेफ्टी होती है तो प्रेशर को रिलीज करवा देती है, और बड़े चिलर्स के अंदर भी होती है प्रेशर रिलीफ वाल्व होती है। तो ये डोमेस्टिक लेवल में इनमें पॉसिबिलिटीज नहीं है? भाईजान ऐसे ही होता है, बट जब आप मिस यूज करेंगे, मैंने पहले अर्ज की कि जब आप एसी को वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जब आपने निकाल के दोबारा गैस करनी है तो वैक्यूम करना है, ख़ास तौर पर 290 और ये R32 जो फ्लेमेबल है, इनर्ट गैस इसमें डालनी होती है जिसे आप इनर्टाइजेशन कहते हैं। अब जब आप उसी कंप्रेसर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं रादर देन आप जो है वो वैक्यूम पंप लगाएं तो प्रेशर सारा उस साइकिल डिफरेंट पर जा रहा होता है। जब ये आ जाता है तो जो मर्जी सेफ्टी वाल लगाएं वो उसको ऐसे वो ले जाता है जहां थोड़ा सा भी वीक एरिया हुआ तो कंप्रेसर virtually as I said, I saw myself, मैंने एक्सपेरिमेंट खुद देखा जाके, इट ब्लास्ट लाइक एनीथिंग, छोटे छोटे पीसीज हो जाते हैं। हालांकि आप देखेंगे ये जो इसकी जो थिकनेस होती है कंप्रेसर की अच्छी बहुत मजबूत होती है। तो जब आप गलत डायरेक्शन में गलत एप्लीकेशन करेंगे तो फिर ये होगा। मैं वो भेजूंगा तो आप जरूर रीड करें। हाँ जी सेल्फ वैक्यूम।
कंप्रेस वाला वैक्यूम कर रहे हैं। हाँ जी है, तो उसको वैक्यूम पंप से ही चाहिए, बेस्ट पंप जो उसको वैक्यूम में लेके जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे क्या ही। करते हैं, उसको सल वैक्यूम करते हैं। जो फल वैक्यूम में हमारे पास गेज तो होती है हाई प्रेशर, लो प्रेशर होती नहीं, तो हम उसको वैक्यूम इस लेवल पे ले जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है पता कि कितना नहीं वैक्यूम हो गया। क्या हो गया। उसमें जब रेफ्रिजरेटर डालते हो वैक्यूम जरूर ज्यादा। और ये कंप्रेसर R22 का हो, R410 का हो या किसी और गैस का हो, ये वही बिहेवियर देगा जो फ्लेमेबल गैस से वो देगा जी। और R32 में कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, नहीं ये यकीनन हो सकता है अगर किसी ने ऐसा किया, क्योंकि ये आए हुए R32 पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि 21 में आया है, पहले बहुत थोड़ी मिकदार में लोग इंपोर्ट करते थे। जो मैन्युफैक्चरिंग है 21, 22, 23 और ये 24, चौथा साल है। इससे पहले बहुत थोड़ी मिकदार में थे, यानी अगर किसी ने किया भी है मैन्युफैक्चर से ताल्लुक में रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपके एग्जेक्टिव को भी आपने एक लेटर लिखा है इन्हें, ये यूनाइटेड ग्रुप भेजा है, वो एसन से पूछे हैं। हाँ, तभी मैंने कहा कि आप जरूर राब्ते में रहें। और ये एक मीटिंग करनी है जर्मन्स के साथ, वो फंडिंग कर रहे हैं, मे बी वो पाकिस्तान में करें या बाहर मीटिंग करें, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स जो उस मीटिंग में शामिल हो। एनीथिंग एल्स? जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 410 ने स्लीट हो गया, तो इसको स्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? किसको बेटा? 410 410 देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक जमाना था कि जब हम लोगों के पास जाते थे कि जी आप इस टेक्नोलॉजी को इस टेक्नोलॉजी में ले आए, अब मार्केट की जो फोर्सेस हैं वो उन्हें डिक्टेट करती हैं। जैसे मैंने कहा कि R22 बड़ी बातें की कि इसको बंद कर दे, बंद कर दे। जब R410 आया और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई है, रातों रात लोगों ने चाइना गए, यूनिट खरीदे और पता लगा कि 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर वो R410 पे चले गए एट देयर ओन कॉस्ट, एट देयर ओन कॉस्ट। अब 410 की कन्वर्शन आपको मिलती है, यानी आप 410 से अगर R32 पे जाना चाहें तो एक अगर लाइन आपकी है तो अप्रॉक्सीमेटली $1.2 मिलियन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इक्विपमेंट आपको मिलता है। लेकिन लोग नहीं इंतजार अब कर रहे, वो कहते हैं जी हु इज गोइंग टू वेट, हमें मार्केट में 2 लाख एसी दे देंगे तो हमने तो उससे कई ज्यादा पैसा अपना पूरा कर लेना। $5 भी अगर कमाएं तो लाख हो गया ना। 1 मिलियन अगर मिलता है तो एक लगता है तो ₹5 पर यूनिट एक साल में, तो एक साल में आपने पैसे पूरे कर लिए। तो मार्केट फोर्सेस ड्राइव करती, लेकिन रेगुलेशन एक है विच इज कौन सा है? कगाली अमेंडमेंट। कगाली अमेंडमेंट कहता है कि 2032 में आपने 10% कम कर देना है, फिर अगले 4 साल में 30% कम कर देना, फिर अगले साल में 50% कम कर देना, उससे अगले साल 80-85% कम कर देना। दीज फिंगर्स मे बी डिफरेंट, मैं शायद मिस ना कर रहा हूं, बट ऐसा ही कोई सिलसिला है। तो वो जब आप करेंगे तो कंट्री इज बाउंड टू डू दैट। अगर कंट्री नहीं करेगा तो कंप्लायंस में, नॉन कंप्लायंस में चला जाएगा, तो नॉन कंप्लायंस में जो है वो ट्रेड आपसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं करेगा। ये बड़ा ट्रिकी रिलेशनशिप है, ये ऑर्डिनरी नहीं है। यानी आप नॉन कंप्लायंस में जाएंगे, अगर आप नॉन कंप्लायंस को वेव ऑफ नहीं करवा सके
तो आपके साथ ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी अनटिल सच टाइम कि आप नॉन कंप्लायंस से बाहर हैं। और लोग आते हैं, उन्हें मजबूर होते हैं। जी, कोई उधर हाथ कर रहा था। आपने फरमाया कि 1.5 बिलियन इक्विपमेंट हम पाकिस्तान में लगा चुके हैं, जो एवरीडे बढ़ता जा रहा है, मतलब जी बढ़ेगा। इसको एक है कि नहीं होगी, वो चलना है काम, हाँ, चेंज आनी ही आनी है। 1 साल बाद या 2 साल बाद जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपना इक्विपमेंट भेज देता है, देन इट विल कम इवेंचुअली लोकल मार्केट, उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर्स के लिए। क्या अपने लेवल के ऊपर आप ऐसा कोई ट्रेनिंग कोर्सेज टेक्नीशियंस के लिए या जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग फॉर्मेशन को किया है, ताकि जो लोगों ने फील्ड में जाए काम करना है तो ऐसे हैजर्ड कम से कम हो, या कम से कम उनका बैरियर ना टूटेगा कि ये इक्विपमेंट हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, खतरा है, तो फिर आप मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। देखिए, 3 पहलुओं पर इस पर आप सोचें। इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, भाई बैठे हैं उनसे, सबसे पहले तो ये है कि मैन्युफैक्चरर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक सबसे ज़्यादा क्या है, मैन्युफैक्चरर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैन्युफैक्चरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। ये इक्विपमेंट जब तक चलता है, एंड ऑफ लाइफ पर नहीं आता, ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये स्पेयर्स प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें, सेफ्टी दें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी मैं पूरी बात नहीं, ये एक उसका बहुत छोटा सा मैं टच आपको दे रहा हूं। फिर इसके बाद है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, के जब इक्विपमेंट फौत हो जाता है, सिस्टम से उतार लेते हैं और वो चला जाता है कबाड़िए के पास, उसको वो तोड़ता है, उसको वो पीसेस करता है, उसके पीसेस को उस एसी आपको पता है जो कबाड़िए के पास जाता है 20 से 25 हजार का बिकता है, और जब वो चला जाता है तो वो उससे एक छोटा सा पीस जो है वो भी गाया नहीं करता, वो बेचता है। अब ये तो होगी एक्सटेंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रेडर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी दुकान पे ये चीज़ें जो है वो लगाए कि इसमें ये इशू है, ये वाला जो है प्रॉब्लम है, इसकी मैप्स इतने हैं, ये है वो है, ये जो भी हो उसकी ट्रेडिंग के जो करेक्ट फिगर्स है वो बताए। तीसरी आ जाती है टेक्नीशियंस की। अभी मैं प्राइवेट सेक्टर की बात, पब्लिक सेक्टर में मैं बाद में बात करता हूं। उनको आपको ट्रेनिंग देनी है, उनकी ट्रेनिंग जो है एज टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। जो मैं अभी भाई से बात कर रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान में अब सर्टिफिकेशन करवानी है ताकि वो लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर सकें, उस सर्टिफिकेट की बेस पर दे कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये एक एक्टिविटी है। फिर आ जाती है टैफ्टा के नेफ्टेक स्कूल्स की। उनकी जिम्मेदारी है कि वो असेसर्स का प्रोग्राम बनाएं, वो अपने प्रोग्राम्स जो है करिकुला को रेगुलरली अपडेट करें, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को अपडेट करें। फिर जिम्मेदारी आ जाती है इंस्टॉलर्स की कि वो अपने इक्विपमेंट्स प्रॉपर करे और रेगुलर नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनकी इंस्टॉलेशन की टेक्निक्स को लर्न करे। रेगुलर ट्रेनिंग अपग्रेडेशन है। ये तो है चंद एक जो मैंने की हैं। अब मैं कहता हूं पब्लिक सेक्टर का क्या काम है। पब्लिक सेक्टर का काम है स्टैंडर्ड्स की अडेप्टेशन, स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो अडेप्टेड स्टैंडर्ड है। ये जो फ्लेमेबल हैं इसकी स्टैंडर्ड्स हैं विद रिगार्ड टू हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्पोजल। डिस्पोजल कहां तक? जब तक उसको आप फ्यूम्स बनाकर हवा में नहीं फेंक देते और वो हवा में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। ये स्टैंडर्ड है।
और इन्हें बनाने की जिम्मेदारी स्टेट की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फंडिंग एजेंसी पैसा देती है, हर मुल्क को देती है, हुकूमत पाकिस्तान को भी देती है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इसके बनाने के पैसे देते हैं वो जो फंडिंग एजेंसी है, जिसे MLF कहते हैं। ये जो टेक्नीशियंस हैं इनको इक्विपमेंट देते हैं, इनको रिकवरी मशीन्स फ्री देते हैं, नॉट ऑल, जो क्राइटेरिया में फॉल करता हो। इनको ट्रेनिंग फ्री देते हैं, जो टेक्निकल स्कूल है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की करवाते हैं बाहर से भी, और लोकल एक्सटर्नली जो एक्सपर्ट हैं वो आके देते हैं। फिर उन्हें टूल्स एंड इक्विपमेंट देते हैं बेस्ट, जो ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता हो। फिर टेक्नीशियंस जो क्वालिफाइड होते हैं उनकी सर्टिफिकेशन है वो करा के देते हैं। और इसके अलावा जो कस्टम में बैठा है उसको जो डिटेक्ट करनी है गैसेस, आइडेंटिफायर, वो फ्री देते हैं। उसके बाद जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये जो आपकी एसोसिएशन है जिसमें मैं आज खड़ा हूं, इनको गाइड करते हैं, इन्हें पैसा देते हैं कि अपने मेंबर्स के साथ आप काम करें। अभी मैंने कुछ बातें की हैं, बहुत सारी अभी बाद में कभी बैठ के करूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर के पिछले HPMP में अभी तक क्या नहीं हुआ, इस HPMP 3 में क्या अभी करना है जो अप्रूव्ड हो चुका है, और अगला किप जो नेक्स्ट ईयर या ईयर लेटर आएगा उसमें क्या है। तो ग्लोबल फ्रेंड्स जो हैं जिसमें मल्टीलैटरल फंड्स आते हैं, या इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज जिसमें वी आर पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, तो ये सारी चीजें देते हैं। अब वहां तक तो सिलसिला वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। अब नीचे आके अगर भाई अगर आज ये वर्कशॉप ना करते तो हम आपसे ना बात कर रहे होते। इन्होंने अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब जितनी ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज आएगी कि वो जो फंडिंग एजेंसी है वो इन्हें पैसा देगी कि ये ऑर्गेनाइज करें, और नॉट एट दिस स्केल, मे बी मजमा गैदरिंग